Hello guys, welcome back to our channel, that is Study with Entomologist. So today we are going to discuss about the new topic, that is biological control. Although it is a very important tool of IPM, so we have to continue it. The first thing, what is the meaning of biological control? So biological control is action of the parasites, predator or pathogens like disease causing organisms or anything in maintaining another organism population density at a lower average that would occur in their absence. So first thing, biological control का मतलब है कि किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म से हम क्या करते हैं, पेस्ट का कंट्रोल करते हैं, पेस्ट कंट्रोल करते हैं, दैट विल कम अंडर द बायोलॉजिकल कंट्रोल. अब इसमें क्या हो सकता है, प्रेडेटर हो सकते हैं, पैथोजेंस हो सकते हैं, पैरासाइट्स हो सकते हैं, पैरासिटॉइड्स हो सकते हैं, निमेटोड हो सकते हैं, वायरस हो सकता है, बैक्टीरिया हो सकता है. इनमें से किसी के भी थ्रू हम क्या कर रहे हैं, अगर अपने पेस्ट का कंट्रोलेशन कर रहे हैं तो वो जो आएगा वो बायोलॉजिकल कंट्रोल के अंदर आएगा. ठीक है. देन फिर से एक टर्म आता है कि दो बातें हैं, एक है नेचुरल कंट्रोल और एक है बायोलॉजिकल कंट्रोल. इन दोनों के बीच डिफरेंस क्या है? नेचुरल कंट्रोल मीन्स डायरेक्टली पता चल रहा है कि नेचर के ही एलिमेंट्स हैं जो हमारे पेस्ट को क्या कर रहे हैं, कंट्रोल कर रहे हैं. दूसरा है देन बायोलॉजिकल कंट्रोल में भी तो हम सारी नेचर की चीज़ें ही ले रहे हैं, मीन्स लिविंग ऑर्गेनिज्म ही तो है, वो सारा नेचर ही तो है. तो फिर डिफरेंस क्या हुआ इन दोनों में? तो डिफरेंस ये है, नेचुरल कंट्रोल में नो ह्यूमन इंटरवेंशन इज देयर और बायोलॉजिकल कंट्रोल में क्या होता है, ह्यूमन इंटरवेंशन होता है. ह्यूमन इंटरवेंशन इन द सेंस कि हम क्या करते हैं, उनकी मास रेयरिंग करते हैं, मास प्रोडक्शन करते हैं, ऑग्यूमेंटेशन करते हैं, कहीं और से लेके आते हैं, इंट्रोडक्शन करवाते हैं, इम्पोर्टेशन करवाते हैं. तो ये सारी चीज़ें आती हैं बायोलॉजिकल कंट्रोल के अंदर. और हमें कुछ नहीं करना, जस्ट हमें देखना है कि हाँ ठीक है, कोई प्रेडेटर आया, वो खा रहा है अपनी मर्जी से जो भी वहाँ पे ऑलरेडी इस्टेब्लिश्ड है पुराने से, तो वो आता है नेचुरल कंट्रोल के अंदर. तो ये दो टर्म बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं. नेचुरल कंट्रोल जो दिया था वो कोलर ने दिया, और बायोलॉजिकल कंट्रोल टर्म दो दिया, वो दिया H.S. स्मिथ ने. H.S. स्मिथ मीन्स हेनरी स्कॉट स्मिथ. ये है H से हेनरी स्कॉट स्मिथ. इन 1919 दे गेव द टर्म बायोलॉजिकल कंट्रोल. ठीक है, ये इन दोनों के बीच का डिफरेंस हो जाता है. देन so according to Paul Liebeck, the definition of biological control is the action of parasite, predator or pathogen in maintaining another organism population density at a lower average than would occur in their absence. ठीक है, तो हमें क्या करना है, कुल मिलाकर उनकी पॉपुलेशन को कम करना है, सो दैट हमारे जो पेस्ट हैं वो हमें क्या ना कर सके, डैमेज ना कर सकें. अब आती है बारी हिस्ट्री की. सबसे पहले हमें जानना होता है कि बायोलॉजिकल कंट्रोल कहाँ से स्टार्ट हुआ. ठीक है, तो इतना तो हमें पता होता है कि बहुत पहले जो चाइनीज़ लोग थे वो क्या करते थे, अपने जितने भी सिट्रस के ऑर्चर्ड थे वहाँ पे वो क्या करते थे, एंट्स की नेस्ट को रख देते थे. कौन सी एंट्स थी, वो ऑइकोफिला स्मैरगडिना जो थी, वो उसकी नेस्ट को रख देते थे वहाँ पे, जिसकी वजह से वो सिट्रस के जितने भी इंसेक्ट पेस्ट थे, मोस्टली फ्रॉम द लेपिडोप्टेरा, तो वो उनको खा जाते थे. तो ये क्या होता था वहाँ पे, फर्स्ट यूज़ ऑफ इंसेक्ट प्रेडेटर टू कंट्रोल इंसेक्ट पेस्ट. तो ये चाइनीज़ ने बहुत पहले कर चुके थे. So they use the Oikophila smaragdina, it is the ant, to control the citrus pest. They used to sold the nest of this ant to control the insect. So it is the first use of insect predator to control the insect pest. Second ant is Monomorium feronis. It is also used against the citrus pest only. It is a ant. Then in 1602, one philosopher was there, that is Aldrovandi. He noted that cocoons of Appenthales glomeratus, later we will discuss about the different families of these parasites or predator. So here only just note that Appenthales is a parasitoid. He noted that the cocoons of Appenthales are parasitizing Pieris rape, but at that time, the cabbage butterfly, but at that time he think that these cocoons are eggs. These cocoons
think like a eggs. Okay, he don't know that these are cocoons, he just think these are the eggs of some insects present on the outside of the body of the Pieris. Okay, that's why the first one who noticed these kinds of behavior is the Eldor. In 1701, Leeuwenhoek was discussing several things at that time, so he published an illustrate parasite on the insect, that is sawfly, which feed on the willow. So in 1701 he gave a publications in which he discussed about this whole things, but he don't know that its term is parasite or it's a kind of parasitism. Just he said that an insect is feeding on the sawfly, that is sawfly is feeding on the willow. So this kinds of chain is given by Leeuwenhoek. Later on in 1706 AD, at this time Vallisnery was a scientist who illustrate or interpret the whole phenomena of insect parasitism. Okay, he gave the whole phenomena of insect parasitism. On the basis of Leeuwenhoek observations, Vallisnery only made the whole phenomena and interpret the things, okay, why this is happening, everything. Later on in 1726, it is very important, in 1726 the first time insect pathogen were discovered. Till now we were seeing the insect parasitism, now insect pathogen was discovered, and that is cordyceps. Cordyceps means कीड़ा जड़ी. It is the association of the fungal and the insect body. So that insect belong to a noctid. It's belong to a noctid moth, and cordyceps is a fungus, and the scientist name is D. Reaumur. First time he only observed that fungus also can infect the insect. So we can use these kinds of things to controlling our pest. So 1726 is a very important year. At that time only this D. Reaumur only suggests that if we collect the eggs of lacewings and we kept them in greenhouses, so it can be controlled beneficially to all the aphids present inside the greenhouse. He only gave the idea of collecting lacewings eggs. Lacewings eggs to control aphid. Okay, and the founder of cordyceps is also D. Reaumur only. Cordyceps is कीड़ा जड़ी. कीड़ा जड़ी is very important thing which is used in most of the medicine, and it is present in the Himalayan regions, where the most of the time the land will fill with the ice. In those places, in those cooler places, it used to be found. Then now most of the things we know. So first international trade of these kinds of the insect parasites, so it happened in 1762. That is Indian Myana bird. Scientific name is Acridotherus tristis. इसको इंडिया से मॉरिशियस भेजा गया टू कंट्रोल ऑफ द रेड लोकस्ट नोमाडेक्रिस सेप्टम फेसियाटा. तो इसको क्या किया गया, ये इंडिया में प्रेजेंट थी, इंडिया से इसको भेजा गया है मॉरिशियस. तो इंडिया से फर्स्ट था जिसको कभी इंडिया से बाहर भेजा गया टू कंट्रोलिंग द पेस्ट. और लाइकवाइज इट इज़ फर्स्ट टाइम कि हमने नहीं मतलब पूरे वर्ल्ड में ही कोई इंटरनेशनल ट्रेड हुआ है इन चीज़ों को लेके. ठीक है, तो कंट्री का नाम है मॉरिशियस, एंड टू कंट्रोल रेड लोकस्ट नेम इज नोमाडेक्रिस सेप्टम फेसियाटा. ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है 1762 से. और उसके बाद
ये इंटरनेशनल ट्रेड स्टार्ट हो गई, जिसको हम कहते हैं इंट्रोडक्शन। एक कंट्री से दूसरी कंट्री में इंट्रोड्यूस किया गया, दूसरी से तीसरी में, फिर सीरीज़ आई, ठीक है। और जो नेचुरल कंट्रोल का ईयर है उसको भी याद रखना, कोलर ने हमारा 1837 में नेचुरल कंट्रोल टर्म दे दी थी, ठीक। उसके बाद 1919 में ही क्या आया, तुम्हारा बायोलॉजिकल कंट्रोल टर्म आया। देन अब बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ें स्टार्ट होती हैं। सबसे पहले तो हमें पता है कि 1850 के आसपास क्या हो गया था, बहुत सारे एग्जॉटिक नेचुरल एनिमीज़ को इंट्रोड्यूस कराया जाने लगा था इधर से उधर। मोस्टली यूएस में ये काम चल रहा था उस टाइम पे, ठीक है। तो एक थे CV रिले, मीन्स चार्ल्स वैलेंटाइन रिले, ये एक एंटोमोलॉजिस्ट थे यूनाइटेड स्टेट्स में। तो वो क्या किया गया, उनको इधर उधर अब वो इंट्रोडक्शन करने लग गए, और वो वहाँ पे क्या करने लगे, बहुत सारी चीज़ें देखने लग गए कि कौन किसका पेस्ट हो सकता है, कौन किसका होस्ट हो सकता है, ठीक। तो रिले ने कंडक्ट किया था फर्स्ट सक्सेसफुल मूवमेंट ऑफ पैरासाइट फॉर बायोलॉजिकल कंट्रोल व्हेन पैरासाइट्स वर मूव्ड फ्रॉम किर्कवुड मिसूरी टू अदर पार्ट्स ऑफ द स्टेट्स फॉर कंट्रोल ऑफ विविल कॉन्ट्रोट्रैक्युलस नेन्यूफर, ठीक हो गया। तो याद रखना, सबसे पहले CV रिले ने सक्सेसफुल अटेम्प्ट बनाए किसी पैरासाइट्स को इधर से उधर भेजने का। अभी तक तो बर्ड भेजी गई, अब पैरासाइट्स को क्या किया जा रहा था, भेजा जा रहा था। तो वो पैरासाइट एक विविल के कंट्रोल के लिए था, ठीक है। विविल के कंट्रोल के लिए उस पैरासाइट्स को भेजा गया, और विविल का नाम क्या है, कोनोट्रैक्युलस नेन्यूफर, ठीक है। सबसे पहले इस विविल का ही क्या किया गया था, पैरासाइट्स के थ्रू यूएस में, विद इन यूएस इसको क्या किया गया था, कंट्रोल किया गया था, ठीक है। और ये सक्सेसफुल एग्जाम्पल है, फर्स्ट सक्सेसफुल पैरासिटिज्म थ्रू इंट्रोडक्शन, ऑल्दो विद इन सेम कंट्री ओनली, ठीक है, बट पार्ट्स वर अदर स्टेट्स वर डिफरेंट in US only. Then later on, Riley sent the predatory mite Tyroglyphus phylloxera to France to control the grave point phylloxera. Okay, भले ही उतना कंट्रोल इससे नहीं आ पाया, but already somewhat control we get through this also. So remember it, in 1873 only एक predatory mite है, इसका नाम याद रखना, predatory mite Tyroglyphus फाइलोज़ेरा, ठीक है। इसको भेजा गया था ग्रे पॉइंट फाइलोज़ेरा के कंट्रोल के लिए, ऑल्दो ये इतना सक्सेसफुल नहीं था फाइलोज़ेरा के लिए, ठीक है। अब आते हैं बहुत इंपॉर्टेंट थिंग, दैट इज द हिस्ट्री ऑफ इम्पोर्टिंग द कॉटनी कुशन स्केल। तो अब स्टार्ट होता है क्लासिकल बायोलॉजिकल कंट्रोल, क्लासिकल बायोलॉजिकल कंट्रोल, ठीक है। क्लासिकल बायोलॉजिकल कंट्रोल का मतलब होता है कि हम क्या करते हैं, किसी इन्वेसिव पेस्ट स्पीसीज को मैनेज करने के लिए किसी एग्जॉटिक पैरासाइट्स, प्रेडेटर, पैरासिटॉइड, कुछ भी चीज़ें हैं, कुछ भी बायो कंट्रोल एजेंट है, उनको लेके आते हैं, ठीक है। तो उस पेस्ट को हमने कंट्रोल किया थ्रू एग्जॉटिक बायोलॉजिकल कंट्रोल एजेंट्स के थ्रू, तो इसको ही हम क्या कहते हैं, क्लासिकल बायोलॉजिकल कंट्रोल एजेंट कहते हैं। और जो हम वो एग्जॉटिक एजेंट लेके आए हैं, तो हमारा एम होता है कि हम उसको क्या कर सकें, परमानेंट इस्टेब्लिश कर दें अपनी कंट्री में, उसकी पॉपुलेशंस को सस्टेन कर सकें, ताकि वो क्या कर सके, पेस्ट पॉपुलेशंस को रिड्यूस कर सके, ठीक है। तो देखो इसमें क्या होता है, क्लासिकल बायोलॉजिकल कंट्रोल के टाइप भी हैं। सपोज दैट पेस्ट के ओरिजिन, बायोलॉजिकल कंट्रोल एजेंट का ओरिजिन, ठीक है, और उसको दिए जाते हैं टर्म, कुछ डिफरेंट टर्म इनको दिए, ठीक है। तो अगर तुम्हारे पेस्ट का ओरिजिन एग्जॉटिक है, अगर वो कहीं बाहर से है, लाइकवाइज जो तुम्हारा बायोलॉजिकल कंट्रोल एजेंट है उसकी ओरिजिन भी एग्जॉटिक है, ठीक है, लेकिन वो इस पेस्ट के साथ एसोसिएटेड था उस कंट्री में। सपोज दैट इंडिया में आया, इंडिया में कोई पेस्ट आया, सपोज दैट इंडिया में कोई पेस्ट आया ए, इस पेस्ट को कंट्रोल करने के लिए हम उसका बायोलॉजिकल कंट्रोल लेके आए बी, ठीक है।
लेकिन ये ए और बी कहाँ से आए हैं, दोनों के दोनों सपोज दैट ऑस्ट्रेलिया से आए हैं। ऑस्ट्रेलिया में ए बी के साथ ईजिली अवेलेबल था, लेकिन क्योंकि इंडिया में पेस्ट अभी अभी आया तो उसका नेचुरल कंट्रोल एजेंट यहाँ प्रेजेंट नहीं था, उसको भी हम ऑस्ट्रेलिया से ही लेके आए। तब इसको हम क्या कहते हैं, क्लासिकल बायोलॉजिकल कंट्रोल कहते हैं। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, बहुत बेसिक चीज़ें जिनको कहते हैं। तब इसको कहा जाता है क्लासिकल बायोलॉजिकल कंट्रोल। इसका मतलब जो ओरिजिन कंट्री है वहाँ पे वो दोनों क्या होने चाहिए, रिलेशन में होने चाहिए। ठीक है, ये होता है क्लासिकल बायोलॉजिकल कंट्रोल। देन सेकंड कंडीशंस क्या बन सकती है, पेस्ट हमारा नेटिव हो। ठीक है, सपोज दैट पेस्ट इंडिया का ही है, लेकिन उसको कंट्रोल करने के लिए हम क्या लेके आए, किसी एग्जॉटिक बायोलॉजिकल कंट्रोल एजेंट को लेके आए। पेस्ट नेटिव बट बायोलॉजिकल कंट्रोल एजेंट इज फ्रॉम अदर साइड, तब इसको क्या कहा जाता है, नियो क्लासिकल बायोलॉजिकल कंट्रोल कहा जाता है। ठीक है, और न्यू एसोसिएशन भी कहा जाता है कि आज तक तो था नहीं उसका ये यहाँ पे, ना ही इसने इस पेस्ट को कभी देखा था, लेकिन जैसे ही ये पेस्ट यहाँ आया इसने इस पर फीड करना स्टार्ट किया और अच्छा कंट्रोल मिल गया, तो इसको न्यू क्लासिकल बायोलॉजिकल कंट्रोल कहते हैं या फिर न्यू एसोसिएशन बायोलॉजिकल कंट्रोल कहा जाता है। फिर तीसरा आता है, पेस्ट तुम्हारा एग्जॉटिक है, बायोलॉजिकल कंट्रोल एजेंट भी तुम्हारा क्या है, एग्जॉटिक है, लेकिन इस एग्जॉटिक होने के साथ साथ इसका क्या नहीं था, नो एसोसिएशन था। मतलब भले ही दोनों बाहर से ही आए हैं, लेकिन ये इस पेस्ट को नहीं जानता था, ना ही पेस्ट इस नेचुरल कंट्रोल को जानता था। ठीक है, ये दोनों एक दूसरे के साथ एसोसिएटेड नहीं थे। तब इसको क्या कहा जाता था, तब इसको कहा जाता है न्यू एसोसिएशन क्लासिकल बायोलॉजिकल कंट्रोल। तब इसका कंप्लीट टर्म ये होता है। ठीक है, सो रिमेंबर दीज 3। क्लासिकल बायोलॉजिकल कंट्रोल में सिर्फ ये वाली कंडीशंस आएंगी जहाँ पे पेस्ट भी हमारा एग्जॉटिक, बायोलॉजिकल कंट्रोल भी हमारा एग्जॉटिक, लेकिन जिस एग्जॉटिक कंट्री में वो थे वहाँ पे वो दोनों एसोसिएशन में थे, भले ही इस कंट्री में आके पेस्ट अलग हो गया था। तो इसीलिए हमने कंट्रोल करने के लिए उसी कंट्री से उसी का नेचुरल एनिमी लेके आए, इंट्रोड्यूस करवाया और कंट्रोल करवा दिया। ये है क्लासिकल। देन न्यू क्लासिकल बायोलॉजिकल कंट्रोल, जस्ट अ न्यू एसोसिएशन इज जस्ट। तो उसमें क्या होता है, पेस्ट तो नेटिव होता है लेकिन उसके लिए बायोलॉजिकल कंट्रोल कहीं बाहर से लेके आया होता है, वो न्यू क्लासिकल हो गया। देन थर्ड कंडीशन, पेस्ट भी एग्जॉटिक, बायोलॉजिकल कंट्रोल भी एग्जॉटिक, बट दोनों के बीच कोई एसोसिएशन नहीं था, ना ये इसको जानता था ना ये इसको जानता था, दोनों एक दूसरे के लिए अननोन थे। एक साथ किसी कंट्री में इनको वो किया गया, तो इसको कहते हैं न्यू एसोसिएशन क्लासिकल बायोलॉजिकल कंट्रोल। ठीक है, तो ये 3 डिफरेंट कंसेप्ट हैं, लेकिन वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है रिगार्डिंग दिस क्लासिकल बायोलॉजिकल कंट्रोल। अब क्लासिकल बायोलॉजिकल कंट्रोल का मतलब तो हमने समझ लिया कि यहाँ पे क्या करा जा रहा है, किसी एग्जॉटिक पेस्ट के लिए किसी एग्जॉटिक बायोलॉजिकल कंट्रोल एजेंट को लाया जा रहा है। इसका मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, इंट्रोडक्शन हो रहा है। तो अगर हम बायोलॉजिकल कंट्रोल की बात क्लासिकल बायोलॉजिकल कंट्रोल की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे क्या होता है, इंट्रोडक्शन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अनटिल एंड अनलेस हमने इंट्रोडक्शन नहीं करवाया तो वो क्लासिकल बायोलॉजिकल कंट्रोल के अंदर नहीं आएगा, जस्ट बायोलॉजिकल कंट्रोल या ऑगमेंटेशंस की वो कोई प्रोसेस होंगी। ठीक है, इसमें इंट्रोडक्शन करवाया जाता है और उस नेचुरल एनिमी को वहीं पे स्टैब्लिश करवाया जाता है उस पर्टिकुलर कंट्री में ही जहाँ पे वो पहले नहीं था। तो 2-3 कंडीशन है इसकी, इंट्रोडक्शन करवाया जाएगा, स्टैब्लिशमेंट करवाया जाएगा। ठीक है, कहाँ पे स्टैब्लिशमेंट करवाया जाएगा, द कंट्री शुड नॉट डिड नॉट प्रीवियसली अकर फॉर दैट नेचुरल कंट्रोल। ठीक है, सो दोज नेचुरल एनिमीज did not present in that area previously। सिर्फ वहीं पे इस बायोलॉजिकल कंट्रोल की डेफिनेशंस को लगाया जा सकता है। ठीक है, यहाँ पे सिर्फ इंट्रोडक्शन होता है, ऑग्यूमेंटेशन का कोई मतलब नहीं है, कंजर्वेशन प्रिंसिपल का कोई मतलब नहीं है। ठीक है, देन अब बहुत सारे सक्सेसफुल एग्जाम्पल हैं इस चीज़ के। ठीक है, तो सबसे पहले एंड सबसे वाइड एरिया का जो हम बताएंगे उसकी हम बात करेंगे, दैट इज़ कॉटनी कुशन स्केल। ठीक है, तो कॉटनी कुशन स्केल की बात करेंगे हम। यह है क्लासिकल बायोलॉजिकल कंट्रोल का सबसे पहला और सबसे सक्सेसफुल, पहला तो नहीं बोल सकते लेकिन सबसे सक्सेसफुल जो हुआ था वो कॉटनी कुशन स्केल का ही हुआ था। ठीक है, इन द वर्ल्ड लेवल पे पहले हम बात करेंगे। तो देखो, कॉटनी कुशन स्केल, इसका साइंटिफिक नेम क्या है, सेरिया परचेजी। ये एक स्केल है, ठीक, सिट्रस पे फीड करता है।
तो यहाँ पे क्या हुआ था, ये जो कॉटनी कुशन स्केल है बहुत डिवास्टिंग तरीके से ये क्या कर सकता है, सिट्रस के ऑर्चर्ड्स में फीड करता था। ठीक है, ईयर है 1880s में, सिट्रस पे फीड कर रहा था कैलिफोर्निया में। ठीक हो गया। लेकिन ये कैसा था, इंट्रोड्यूस पेस्ट था, वहाँ का था नहीं, इंट्रोड्यूस्ड पेस्ट था ये, जो कहाँ आया था, कैलिफोर्निया में आया था। ठीक हो गया। अब जैसे जैसे वहाँ करता रहा तो अराउंड 1887 आते आते इसने पूरी सिट्रस इंडस्ट्रीज को ही क्या कर दिया, ख़त्म कर दिया। ठीक है, पूरी सिट्रस इंडस्ट्री जो होती है वहाँ पे वो ख़त्म हो गई ड्यू टू दिस पेस्ट ओनली। अब मैंने कहा वहाँ पे सीवी रिले उस टाइम पे काम कर रहे थे। ठीक हो गया। सीवी रिले ने पता किया कि ये जो पेस्ट है, इस पेस्ट का ओरिजिन क्या है, इस पेस्ट का जो ओरिजिन है वो है ऑस्ट्रेलिया। इंट्रोडक्शन हुआ है ऑस्ट्रेलिया से। तो उन्होंने सोचा क्यों ना ऑस्ट्रेलिया जाया जाए और ऑस्ट्रेलिया में पता किया जाए कि इसके नेचुरल एनिमीज़ क्या है, इसके नेचुरल एनिमीज़ को यहाँ लाके इंपोर्ट करवाया जाए और क्या पता उससे इस चीज़ का क्या हो सके, कंट्रोल हो सके। ठीक है, तो अब उन्होंने एक टीम तैयार की। तो उन्होंने बोला अपने कलीग्स, जिनका नाम क्या था, अल्बर्ट कोइबेले था, अल्बर्ट कोइबेले। उन्होंने अल्बर्ट कोइबेले को बोला कि तुम जाओ ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया में देखो इसके नेचुरल एनिमीज़ और उसके नेचुरल एनिमीज़ को क्या करके लेके आओ, यहाँ लेके आओ। तो 1888 में कोइबेले जी ऑस्ट्रेलिया चले गए। वहाँ पे उन्होंने बहुत ज़्यादा ढूंढा तो फिर उन्हें पता चला कि यहाँ पे उसका क्या है, प्रेडेटर है। उस प्रेडेटर का नाम क्या है, वाइडेलिया बीटल। ठीक है, उस प्रेडेटर का नाम है वाइडेलिया बीटल। साइंटिफिक नेम है इसका रोडोलिया कार्डिनलिस। ठीक है, तो ये लेके आए उस रोडोलिया कार्डिनलिस को कहाँ, कैलिफोर्निया में। 1888 की बात चल रही है, तो कैलिफोर्निया में वापस आ चुका है। लेकिन इस रोडोलिया कार्डिनलिस के साथ उनको एक और चीज़ मिली जिसको क्या कहा जाता है, जिसका नाम है क्रिप्टोचीटम इसेरियाई। ठीक है, दूसरा क्या मिला इनको, क्रिप्टोचीटम इसेरियाई। तो ये दो इनको प्रेडेटर मिले किसके, कॉटनी कुशन स्केल के। तो वो लेके आए 129 इंडिविजुअल लेके आए वो रोडोलिया कार्डिनलिस के, और क्रिप्टोचीटम इसेरियाई के वो क्या लेके आए, 12,000 इंडिविजुअल्स को लेके आए फ्रॉम द ऑस्ट्रेलिया टू कैलिफोर्निया। और जैसे ही उन्होंने देखा तो विद इन अ ईयर 1888 में ही जो हमारा कॉटनी कुशन स्केल था वो पूरा का पूरा क्या हो गया, कंट्रोल में आ गया इन द कैलिफोर्निया। इसीलिए इसको क्या माना जाता है, द फर्स्ट सक्सेसफुल एग्जाम्पल। बहुत बड़े लेवल पे जो सक्सेस मिली थी वो इसी प्रोजेक्ट में मिली थी। ठीक है, तो ये फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट है। अब दूसरी चीज़ें हमें इनके बारे में क्या याद करनी होती हैं, जो रोडोलिया कार्डिनलिस है या फिर जो वाइडेलिया बीटल है वो डेजर्ट एरियाज़ में बहुत अच्छा काम करती थी। ठीक है, तो ये डेजर्ट्स के लिए थी, मतलब कहीं पे भी एरिड कंडीशंस हैं वहाँ पे क्या करेगा, बहुत अच्छे से काम करेगा। और जो हमारा क्रिप्टोचीटम इसेरियाई था ये क्या करती थी, कोस्टल एरियाज़ में बहुत अच्छा कंट्रोल देती थी। तो इन चीज़ों को याद रखना। इनलैंड्स में रोडोलिया कार्डिनलिस बहुत अच्छा काम करती है, कोस्टल्स अगर एरियाज़ हैं हमारे तो वहाँ पे क्या करती है, क्रिप्टोचीटम इसेरियाई बहुत अच्छा काम करती है। तो इट इज़ द होल स्टोरी ऑफ द कॉटनी कुशन स्केल इन कैलिफोर्निया। दूसरी चीज़ हमें क्या याद करनी होती है, इसकी लाइफ। तो रोडोलिया कार्डिनलिस क्या कर सकती है, इसकी जो जाती हैं 12 जनरेशन जाती हैं अगर हॉट कंडीशंस हैं तो। लाइकवाइज क्रिप्टोचीटम की कितनी आती हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 9 जनरेशन चलती हैं इन ऑप्टिमम टेम्परेचर्स की कंडीशंस में। ठीक है, तो ये दोनों चीज़ें याद रख लेना। अब दूसरी फॉरमोस्ट एंड द बहुत इंपॉर्टेंट स्टोरी आती है हमारे लिए किसकी, जिप्सी मॉथ के पेस्ट बनने की। ठीक हो गया, जिप्सी मॉथ, जिसका साइंटिफिक नेम क्या है, लाइमेंट्रिया डिस्पार, लाइमेंट्रिया डिस्पार। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि एक एस्ट्रोनॉमर और एक मैथमेटिशियन होते हैं जिनका नाम क्या होता है, ट्रू वेलॉट होता है। ठीक है, ये ट्रू वेलॉट क्या चाहते हैं, सिंपल चाहते थे कि हम क्या करें, जिप्सी मॉथ को लेके आए और जिप्सी मॉथ का वो क्रॉस करवाना चाहते थे वहाँ के नेटिव सिल्क वॉर्म से। ठीक हो गया, तो ये जो जिप्सी मॉथ वो लेके आए फ्रांस में उस समय बहुत जिप्सी मॉथ था।
तो फ्रांस से इसको इंपोर्ट करवाया गया, ठीक है। इन 1869 में वो बहुत सारे एग क्लस्टर लेके आए लाइमेंट्रिया डिस्पार के और अपनी लेबोरेटरी में ले आए। अपनी लेबोरेटरी में लाने के बाद फ्रांस टू मेडफोर्ड आया था ये, ठीक है। अब लाने के उन्होंने क्या किया, जिप्सी मॉथ को क्रॉस करवाया सिल्क वॉर्म के साथ। सो सिल्क वॉर्म की कौन सी स्पीशीज थी वहाँ पे थी एंथ्रिया पॉलीफेमेमस। याद रखना 1868 में ये काम हुआ। तो इन दोनों का क्रॉस करवाया, क्रॉस करवाने से एक वो नई स्पीसीज, नया हाइब्रिड जनरेट करवाना चाहते थे इन दोनों का। लेकिन इससे क्या हुआ कि जो कुछ जिप्सी मॉथ थे वो उनकी लेबोरेटरी से एस्केप कर गए। लेबोरेटरी से एस्केप करने से जो नियर बाई ऑर्चर्ड्स थे या नियर बाई जो भी प्लांट थे वो वहाँ पे जाके क्या हो गए, फीड करने लग गए, ठीक है। अब वो 1 भागा, 2 भागा, 3 भागा, तो ट्रू अलॉट को इसका कुछ पता नहीं चला कि हाँ कुछ एस्केप हो चुके हैं मेरी लेबोरेटरी से और कुछ बाहर फीड कर रहे हैं नेचुरल वेजिटेशंस पे इन मेडफोर्ड एरियाज में। लेकिन कम से कम जब 20 साल हो गए, 1868 में ये इंट्रोड्यूस हुए थे, अराउंड 1889 में ये क्या हो गया, ये पेस्ट इतना अबंडेंट हो गया कि उसने पूरा का पूरे जो वहाँ के फ्रूट्स थे, जो शेड ट्रीज थे, वो सबको डिस्ट्रक्ट करना स्टार्ट कर दिया। तो डिस्ट्रक्टिव फेज इसका कब आया, 20 ईयर्स लेटर इन 1889 ऑनवर्ड्स। तो अब सबका ध्यान चला गया जिप्सी मॉथ की तरफ को कि ये तो यहाँ का पेस्ट था ही नहीं, तो ये अचानक से ये पेस्ट इतना मतलब डिवास्टेटिव कैसे हो गया। तो ये हुआ था गलती से जो इंट्रोडक्शन हुआ था, या फिर बोल सकते हैं कि जो केयरलेसनेस थी ट्रोवेलॉट की, उसकी वजह से क्या हुआ, वो उनकी कंट्री में वो पेस्ट बन गया। तो उसने उस साल 1889 में पूरे फ्रूट ट्रीज को ख़त्म कर दिया, जितने भी शेड ट्रीज थे उन सबको ख़त्म कर दिया, ठीक है। सो अगेन अब यहाँ पे क्या बोला गया, क्लासिकल बायोलॉजिकल कंट्रोल उस समय बहुत हॉट टॉपिक था। तो इसी को क्या कहा है, क्यों ना इसके एफर्ट्स के थ्रू हम इसको क्या करें, कंप्लीट बैन कर दें। तो अब इन्होंने क्या किया, यूएस से यहाँ पे पैरासिटॉइड्स को इंट्रोड्यूस करवाया, ठीक है। अराउंड 1905 जब बहुत ज़्यादा डिवास्टेशन हो गया इस चीज़ का, तो उनका नाम क्या है, पहला लेके आए हैं वो ग्लाइटेपेंटेलस लिपैरिडिस, ठीक है। पहला तो ये था, दूसरा है ब्लीफेरिपा सिनेरी। इन दोनों को इंट्रोड्यूस करवाया गया और इन दोनों के इंट्रोडक्शन से क्या हो गया, जिप्सी मॉथ थोड़ा कंट्रोल में है। ऑल्दो इन दोनों में से सबसे इम्पॉर्टेंट जो दिया वो ग्लिप्टापेंटेलस ने ही वहाँ पे क्या दिया, कंट्रोल प्रोवाइड किया था, ठीक है। ब्लेफेरा को लेके आया गया लेकिन इसको कभी रिलीज नहीं किया गया, क्योंकि ये देखा गया कि ये क्या है, कंपटीशन देता है जो उसके अदर पैरासिटॉइड्स थे नेचुरली प्रेजेंट इन द शेटफोर्ड रीजन्स। तो इसीलिए इसको जस्ट लाया गया, ऑल्दो कैपेसिटी बहुत अच्छी थी बट इसको रिलीज नहीं किया गया और सिर्फ ग्लेपेंटेलस लिपैरिडिस से ही क्या किया गया, वहाँ पे कंट्रोल लाया गया, ठीक है। तो ये सक्सेसफुल स्टोरी है हमारी जिप्सी मॉथ की। तो ये दो बहुत इंपॉर्टेंट स्टोरी हैं। सो रेस्ट ऑफ द पार्ट हम नेक्स्ट पार्ट में कंप्लीट करेंगे, क्योंकि बहुत बड़ी हिस्ट्री है बायोलॉजिकल कंट्रोल की अगर हम करने जाएं तो, और सारी ही बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, ठीक है। तो अच्छे से हम धीरे धीरे समझ लेंगे। सो ऐसे ही अदर इंफॉर्मेटिव वीडियोज़ को फॉलो अस एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ऑल्सो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।